हेलो स्टूडेंट, आज फिजिक्स के न्यूमेरिकल पोर्शन हम बता रहे हैं। ये न्यूमेरिकल पोर्शन 2023 की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर प्रथम है हमारा फर्स्ट, कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम आवेश है। एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलम आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। यानी एक चालक पर कुल आवेश दिया हुआ है, हमसे ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होगी। तो कमी होगी या अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q बराबर होता है Q बराबर N इंटू E। Q यहाँ पर आवेश है, कुल आवेश, E इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कुल आवेश हमारा दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻⁻18। धन आवेश कह रहा है यहाँ पर, कूलाम धन आवेश है, धन आवेश। तो धन आवेश पहले से उसने बता दिया कि धन आवेश है, इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनों की हमारी कमी होगी। अगर ऋण आवेश होता तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती। तो पहला आंसर जो है अधिकता या कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की हमारी कमी होगी। ये हमारा दूसरा आंसर है। और कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसको हम Q = N इंटू E की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। Q बराबर दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻⁻18 N इंटू E। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे अगर हम भाग कर दें तो N = हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻18 अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये 19 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 19 में से 18 निकल जाएंगे, एक बचेगा। ये दशमलव, ये दशमलव, ये पॉइंट पॉइंट हमारे कट जाएंगे, तो यह जाएगा 24/16 इंटू 10। एक 10 हमारा पॉजिटिव बचेगा, इसको काट देंगे। 8 दूनी 16, 8 तेरी 24, यानी 10 तिहाई 30/2, यानी ये आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। यानी 15 इलेक्ट्रॉनों की इस पे कमी होगी। क्योंकि कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻⁻, इलेक्ट्रॉन इतने धन आवेश है। तो धन आवेश का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ये इससे हम निकालेंगे कि Q = N इंटू E होता है। Q का मान दिया है 2.4 इंटू 10⁻⁻18 N। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे हम डिवाइड कर दें तो N = आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻18 अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 18, 19 में से 18 निकल जाएंगे, एक हमारा 10 बचेगा। 24 दशमलव हमारा कैंसिल हो जाएगा, 24/16। इसको हम 8 से काट सकते हैं, 8 त्रिक 24 और 8 दूनी 16। 10 का इस पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 30/2, यानी 15 इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इसका आंसर होगा 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख लिया। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक बिंदु आवेश हो +9 E एवं E + E
एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच क्यू आवेश को कहां पर रखा जाए कि वह संतुलन में रहें। दो आवेश दिए हुए हैं, एक +9e दिया हुआ है और एक +e दिया हुआ है, उनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर बताई गई है। कह एक तीसरा आवेश q को हम कहां पर रखें कि वो दोनों संतुलन में रहें। मान लिया कि एक ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। A B के बीच की दूरी हमारी 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर। यहां पर +9e रखा हुआ है और यहां पर +e रखा हुआ है, +e। कह एक q आवेश को कहां पर रखा जाए। मान लिया हमने q आवेश को यहां पर रखा हुआ है, q आवेश ये C बिंदु पर रखा हुआ है हमने, और सपोज किया यहां से यहां तक की ये दूरी हमने x सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो स्वाभाविक है कि यहां से यहां तक की दूरी हमारी 16 - x सेंटीमीटर होगी, क्योंकि कुल दूरी हमारी 16 सेंटीमीटर है। तो मान लिया हमने प्रश्न के अनुसार A B कोई दो बिंदु हैं, A बिंदु पर +9e आवेश रखा हुआ है और B बिंदु पर +e आवेश रखा हुआ है। कहा गया है कि Q आवेश को कहां पर रखें कि इनके बीच में संतुलन स्थापित रहे। संतुलन स्थापित रहने का मतलब है कि ये दो बिंदु आवेश हो गए हमारे 9e और Q, और एक ये बिंदु दो आवेश हो गए Q और +e। इन दोनों के बीच में जो वैद्युत बल लगेगा वो बराबर होना चाहिए, यानी इसके बीच जो FAC जो बल लगेगा, FAC इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2 R²। इसी तरीके से इधर का जो हमारा बल लगेगा FCB, ये भी इतना ही होना चाहिए, 1/4πε0 के Q1 Q2 R²। इतने न्यूटन का बल, ये दोनों बल जब हमारे बराबर होंगे तभी हमारा संतुलन होगा। अब इसके अनुसार लगाते वैल्यू इसकी, तो 1/4πε0 के Q1 Q2 है 9e × Q अपान, दूरी हमने x मानी है, यहाँ पर लगाएंगे हम 1/4πε0 के Q1 है हमारा Q और Q2 हमारा E है, अपान x दूरी हमारी है 16 - x का होल स्क्वायर। देखो इसकी वैल्यू इससे हमारी कट जाएगी, Q हमारा Q से कटेगा, E हमारा E से कटेगा, बचेगा 9/x² इक्वल टू 1/16 - x का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 - x का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कट जाएगा, यानी यह जाएगा 3/x इक्वल टू 1/16 - x। इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x3 16 48 और -3x इक्वल टू x। इसको अगर हम उधर ले जाएंगे तो 48 इक्वल टू x + 3x बराबर 4x। इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 48/4, 4 × 4 यानी 12, यानी 12 सेंटीमीटर की दूरी आ जाएगी कि A सिरे से यानी 9e आवेश की ओर से 12 सेंटीमीटर दूरी पर अगर हम Q आवेश को रखते हैं तो संतुलन की स्थिति हमारी जो है
बन जाएगी, ये हमारा 12 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगा, ये ए सिरे से हो जाएगी। अगर हम बी सिरे से निकालना चाहें तो 16 में से 12 अगर हम कर दें कम तो ये 4 सेंटीमीटर की दूरी हमारी बी सिरे से हो जाएगी। यानी ए सिरे से अगर हम आंसर दे रहे हैं तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर क्यू आवेश रखा जाएगा, और अगर हम बी सिरे से आंसर अपना दे रहे हैं तो बी सिरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर आवेश क्यू को हम रखेंगे, तब इनके बीच जो संतुलन स्थापित होगा। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी है। तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली, यानी द्रव्यमान दिया हुआ है और कह रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त, यानी जितना 6 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये कह रहा है 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी है, तो वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए या वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं जब कोई वैद्युत क्षेत्र में कोई चीज अगर लटकी है तो उसमें एक वैद्युत बल हमारा कार्य करेगा। वो वैद्युत बल कितना होगा? Q × E के बराबर, और ये बल न्यूटन के गुरुत्वीय बल के बराबर होगा M × G के बराबर। ये वैद्युत बल इस गुरुत्वीय बल को संतुलन में रखेगा। तो इस प्रश्न में Q का मान दिया है 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर, तो Q का मान हो गया 6 × एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 और M द्रव्यमान दिया हुआ है 0.002 मिलीग्राम। इसको हम अगर किलोग्राम में बदलें तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलोग्राम बन जाएगा। यानी 0.002 10⁻⁻4, अब ये किलोग्राम हो गया, केजी में, और इंटू जी का मान होता है 10 और इंटू ई हमें ज्ञात करना है इंटू ई। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर आ जाएगी हमारी, इसको उधर ले जाएंगे 0.002 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10 अपान ये हो जाएगा 600 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर हम इसको दशमलव हटाना चाहें तो 3 अंक दशमलव अगर हटा रहे हैं नीचे से, 3 जीरो नीचे बढ़ेंगे, इसका मतलब है कि 3 ये जीरो हमारे माइनस में जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻7 और इंटू 10 बट्टे इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻+19 और बटे 6 इंटू 1.6। तो ये आ जाएगा 10 दूना 20, 2 से अगर इसको हम काट दें 3, तो ये आ जाएगा 1 जीरो इससे निकाल दें 6 बचेगा, और या हम ऐसा करें 1 जीरो इसमें जोड़ दें 20 में से 7 निकल गए तो ये बचेगा 10⁻13। 20 में से 7 निकले 10⁻13 बचेगा बटे 3 इंटू 1.6। यानी इसमें से अगर हम 100
और इंटू 10⁻11 लिख दें बटे 16×48 यानी 4.8। तो अब अगर हम एक जीरो और बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 100 इंटू 10⁻12 बटे 48। अब इसको अगर हम काटेंगे 100 बटे 12 इंटू 48 तो ये एक्स ई का मान हमारा आ जाएगा पावर 12 न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा जो है सर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा। तो क्वेश्चन फिर एक बार देख लूं। कह रहा है कि 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। हम जानते हैं कि जब भी कोई बूंद या कोई भी चीज अगर लटकाई जाती है तो वैद्युत क्षेत्र में अगर लटकाई जाती तो वैद्युत बल गुरुत्वीय बल के बराबर होता है, यानी Q इंटू ई बराबर होता है M इंटू जी के। Q का मान हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉनों का आवेश, यानी 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13 19 इंटू ई बराबर 0.002। इसको हमने किलोग्राम में बदल दिया, 10⁻⁻4 का मल्टीप्लाई करके इंटू जी का मान 10, और हम ई के मान की गणना जो है कर लेते हैं, जिसका मान 2.04 न्यूटन प्रति कूलम आता है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि पृथ्वी को 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर की त्रिज्या का गोलाकार चालक मानते हुए वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। यानी पृथ्वी गोलाकार चालक है और जिसकी त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होती है। इसको हमें याद रखना पड़ेगा, अगर ना भी दिया हो तो भी हम याद कर लें। पृथ्वी की त्रिज्या का मान 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होती, या 6400 किलोमीटर इसी को हम कहते हैं। तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर की त्रिज्या का गोलाकार चालक मानते हुए, क्योंकि गोलाकार चालक कह रहा है इसलिए गोलाकार चालक की धारिता का हम सूत्र लगाएंगे। तो गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र होता है गोलाकार चालक की धारिता बराबर होती 4πε0 के इंटू ए जहां पर चालक की त्रिज्या है। 4πε0 के का मान हमें मालूम है, क्योंकि 1/4πε0 के का मान होता है 9 इंटू 10⁹। ये 4πε0 की वैल्यू अगर लगाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/9 इंटू 10⁹। ए की वैल्यू अगर लगाते हैं 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा, एक अगर हम दशमलव इससे हटाते हैं तो ये हो जाएगा 64/9 इंटू 1 दशमलव कम करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 9 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -9 में से 5 हमारे जो है निकल जाएंगे तो बचेगा 10⁻⁻4। अब इससे अगर हम भाग कर दें 9 सत्ते 63 दशमलव, फिर आ जाएगा 1 बचेगा 9 × 9, फिर 1 बचेगा 9 × 9 इंटू 10⁻⁴। ये आ जाएगी फैरड में। इसको माइक्रो फैरड में अगर हम बदलेंगे तो 10 ये -4 और 2 अंक ये अगर हम इस पे जोड़ देंगे तो 711 माइक्रो फैरड। ये हमारी धारिता सी का मान आ जाएगा 711 माइक्रो फैरड। ये आंसर हमारा सिर्फ फैरड में होगा, जबकि नीचे वाला आंसर हमारा जो है
माइक्रोफैरड में होगा, क्योंकि 1 माइक्रोफैरड बराबर होता है 10⁻⁶ फैरड के। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी को 6.4 × 10⁻⁶ मीटर की त्रिज्याकार गोलाकार चालक मानते हुए वैद्युत धारिता की गणना करनी है। तो गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र होता है 4πε0 k × A। 4πε0 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे 9 × 10⁹ 1/9 × 10⁹ हो जाएगी। एक त्रिज्या जो रेडियस दी हुई पृथ्वी की वो हमने लगा दी 6.4 × 10⁻⁶। और इसका हमने कैलकुलेशन निकाल लिया, तो ये 711 माइक्रो फैरड आएगी। नोट करिए ना, नोट करिए। चाहे प्रतिरोध का हो, प्रतिरोध के संबंध में या फिर धारिता के संबंध में हो, ये व्हीटस्टोन सेतु से संबंध लगता है। व्हीटस्टोन सेतु ये कहता है, ये एक व्हीटस्टोन सेतु का बिगड़ा हुआ रूप है। ये विकर्ण हो गया 2 माइक्रोफैरड का, एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा और एक ये भुजा, और ये हमारा बिंदु A है और ये बिंदु B है। ये भी 2 माइक्रोफैरड है, ये भी 2 माइक्रोफैरड है, ये भी 2 माइक्रोफैरड है और ये भी हमारी 2 माइक्रोफैरड है। तो इस व्हीटस्टोन में ये जो विकर्ण है C और D, इस विकर्ण पे जो धारिता लगी हुई है व्हीटस्टोन के अनुसार ये धारिता हमारी उदासीन होती है। तो अब हमारी ये जो 2 भुजाएं AC और CB ये हमारी संलग्न भुजाएं हैं। इसी तरह AD और DB ये हमारी संलग्न भुजाएं हैं और ये दोनों समांतर क्रम में हैं। ये और ये श्रेणी क्रम में, ये और ये श्रेणी क्रम में है। तो AC तथा CB श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम। तो धारिता का सूत्र है, इसलिए इस धारिता का सूत्र तुल्य धारिता इनके बीच में हो जाएगी 1/C1 + 1/C2, यानी 1/2 + 1/2 बराबर 2/2 बराबर 1। इसी तरीके से AD तथा DB के बीच में तुल्य धारिता, ये भी हमारी श्रेणी क्रम में है, इस क्रम में श्रेणी क्रम से। तो 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2, यानी 1/2 + 1/2 बराबर 2/2 बराबर 1। कट जाएगा, ये 1 के बराबर आएगा। अब इन दोनों की जो तुल्य धारिता है और इन दोनों की जो तुल्य धारिता है, ये दोनों ही हमारे समांतर क्रम में है 1+1। तो ये हमारा मान लें अगर C1, इसको हम C1 नाम दे दें और इसको हम C2 नाम दे दें, तो C1 और C2 ये हमारी समांतर क्रम में है, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता C होती C1 + C2, यानी 1 + 1 बराबर 2 माइक्रोफैरड। यानी A और B के बीच जो तुल्य धारिता होगी वो हमारी 2 माइक्रोफैरड की धारिता जो है लगेगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आसान हो जाता है। ये इसका बिगड़ा हुआ रूप है। अगर यहाँ पर प्रतिरोध लगे होते तो प्रतिरोध में अंतर सिर्फ हमारा इतना होता, चित्र हमारा यही बनता। सिर्फ अंतर ये होता, प्रतिरोध में जो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है वो R = होता है R1 + R2, और जब हम समांतर क्रम लगाते हैं तो सूत्र बन जाता है 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो सिर्फ प्रतिरोध और धारिता में इसी बात का अंतर है, बाकी फिगर में कोई अंतर जो है नहीं होता है। सूत्र हम सिर्फ हो गया।
देखो छठा क्वेश्चन नंबर है हमारा कि एक संधारित्र की धारिता 100 माइक्रोफैरड है। एक संधारित्र की धारिता 100 माइक्रोफैरड है तथा आवेश 2 इंटू 10⁻⁻2 कूलाम है। संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। इस पे संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा एक तो सूत्र होता है 1/2 CV², U बराबर, क्योंकि यहां पर C दिया है लेकिन V नहीं दिया है। V क्या है? विभव या विभवांतर। दिया क्या है? आवेश दिया है Q। तो इसका मतलब है कि ये सूत्र हम अप्लाई जो है नहीं कर सकते हैं। Q दिया हुआ है, Q बराबर दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻2 कूलाम। तो हम ऐसा सूत्र अप्लाई करेंगे जहां पर Q का मान दिया हो। तो अगर इससे हम निकालें, क्योंकि C बराबर होता है Q/V, इसलिए V बराबर हो जाएगा Q/C। ये वैल्यू अगर यहां पर हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा U बराबर 1/2 C। V के स्थान पर हमने ये वैल्यू लगा दी Q/C का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र बन गया 1/2 और 1C इस C से कट जाएगा, तो ये बन जाएगा Q²/C। इतने जूल ऊर्जा हमें जो है मिलनी चाहिए। इतने जूल। अब सूत्र हमारा बन गया Q और C में। Q का मान ये दिया हुआ, C का मान दिया हुआ 100 माइक्रोफैरड। तो लगा देंगे 1/2, Q का मान लगा देंगे 2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर अपान C का मान लगा देंगे 100 माइक्रोफैरड। इसको हम अगर फैरड में चेंज कर दें तो 10⁻⁻6 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 और इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4 अपान ये बचेगा 10⁻⁻4। 10⁻⁻4। तो ये 10⁻⁻4 इस 4 से जो है कैंसिल हो जाएगा। 2 दूना 4, यानी ये आ जाएगा 2 जूल। ऊर्जा जो होगी वो हमारी 2 जूल की जो है बचेगी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हमें 20 टोन सेतु का प्रयोग किया गया है। ये चित्र दिया हुआ है। ए और बी के बीच तुल्य धारिता पूछी गई है, जबकि ऊपर लगा 2 माइक्रोफैरड, यहाँ भी 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड और बीच वाली भुजा पे लगा वो 5 माइक्रोफैरड। ये भी 20 टोन सेतु का बिगड़ा हुआ रूप है। अगर इसको हम 20 टोन सेतु बनाते हैं तो इस प्रकार से बनेगा। ये दोनों भुजाएं हमारी 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, ये हमारी संलग्न भुजाएं होंगी, अतः श्रेणी क्रम में होंगी। और इसी प्रकार से ये दोनों भुजाएं, यानी ये भुजा और ये भुजा, ये भी हमारी श्रेणी क्रम में होगी। और ये बीच वाली भुजा हमारी जो है सब उदासीन रहती है हमेशा। तो इनका अगर हम AC और BC में जोड़ें तो AC तथा BC ये समांतर श्रेणी में है। तो AC तथा BC श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में इनको अगर हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम, तो ये श्रेणी क्रम हो जाएगा 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2, यानी 1/2 प्लस 1/2 बराबर 2/2 बराबर 1 माइक्रोफैरड आ जाएगी, माइक्रोफैरड। इसी प्रकार से ये AD और DB, AD तथा DB ये भी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम।
ये आ जाएगा 1/600 प्लस 1/600 इक्वल टू जाएगा 2/600 यानी 1/3। इसलिए C बराबर हो जाएगा 3। अब ये और ये 3 माइक्रोफैरड की धारिता हो जाएगी। ये और ये दोनों हमारे समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में सूत्र लगता है C बराबर C1 प्लस C2 यानी 1 प्लस 3 बराबर 4 माइक्रोफैरड। यानी इनका जो रिजल्टेंट हो तुल्य हमारी धारिता होगी वो 4 माइक्रोफैरड की जो है होगी। तो इस क्वेश्चन को भी हम व्हीटस्टोन से जो है लगा लेते हैं। इस पे ये दोनों भुजाएं श्रेणी क्रम में होती हैं, ये दोनों भुजाएं श्रेणी क्रम में होती हैं और बीच का जो विकर्ण हमारा बनता है वो हमारा उदासीन होता है और इन दोनों का फिर हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो हमारी तुल्य धारिता जो है निकल आती है। यहाँ भी अगर प्रतिरोध होता तो प्रतिरोध में अभी हमने बताया था कि श्रेणी क्रम के लिए हम प्रयोग करते हैं R=R1 प्लस R2 और समांतर क्रम के लिए प्रयोग करते हैं 1/R=1/R1 प्लस 1/R2। तो सिर्फ हमारा ये अंतर होता है सूत्रों का, बाकी फिगर पूरा हमारा यही बनता है। 3 माइक्रोफैरड चल प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड धारिताओं को इस प्रकार समायोजित कीजिए जिससे तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड हो जाए। यानी इन तीनों धारिताओं को हमें किस प्रकार से जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है या श्रेणी क्रम में जोड़ना है कि तुल्य धारिता हमारी जो है 5 माइक्रोफैरड हो जाए। तो देखिए अगर हम इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो श्रेणी क्रम के लिए 3 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ने पर देखिए तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 यानी 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम हमने लिया 6 तो 3 दूना 6 यानी 2 प्लस 1 बराबर 3/6 यानी C बराबर आ जाएगा 6/3 यानी 2 माइक्रोफैरड। तो 3 और 6 माइक्रोफैरड का योग जब हमने श्रेणी क्रम में किया तो तुल्य धारिता आ गई हमारी 2 माइक्रोफैरड। अब इस 2 माइक्रोफैरड को अगर हम इसके साथ इस 3 माइक्रोफैरड के साथ में समांतर क्रम में जोड़ दें तो 3 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम में जोड़ने पर ये C इक्वल टू आ जाएगा C1 प्लस C2 यानी 3 प्लस 2 बराबर 5 माइक्रोफैरड। तो इस प्रकार से ये 5 माइक्रोफैरड हमारा तुल्य धारिता जो है 5 माइक्रोफैरड मिल गई। तो हम तीनों धारिताओं को किस क्रम में जोड़ेंगे, पहले 3 और 6 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हम इसके साथ में समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर जो है 5 माइक्रोफैरड प्राप्त। 9 क्वेश्चन नंबर है, 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर
अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले तार में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब हैं। यदि इस तार में 0.32 एम्पियर की धारा बह रही हो तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का सूत्र और वैद्युत धारा का जो संबंध है वो I = NAVD × E होता है। यहां पर I एम्पियर धारा है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, VD अनुगमन वेग, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये सभी चीजें हमें दी हुई हैं। VD हमें ज्ञात करना है तो I की वैल्यू अगर लगा दें 0.32 = N की वैल्यू है 10⁻2800, A की वैल्यू है 10⁻⁻6, VD हमें ज्ञात करना है, E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19। अब अगर हम कैलकुलेशन VD का करें तो 0.32 = 19 और 6 25, 28 में से 25 निकल गए तो 10⁻³ × VD × 1.6 हो। हमें VD ज्ञात करना है, इसलिए VD = 0.32 अपान इसको हम इधर लिया में 1.6 × 10⁻³ 1 दशमलव हटाया, 1 दशमलव इधर से हटेगा, फिर 1 दशमलव और हटेंगे तो 1 जीरो नीचे बढ़ गया, दिया जाएगा 332/160 ऊपर ले जाएंगे इंटू 10⁻³ 1 जीरो ऊपर और हम ले गए तो ये आ जाएगा 32 × 10⁻⁴/16। इस जीरो को भी हमने ऊपर भेज दिया, 16 दूनी 32, फिर ये आ गया 2 × 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि वेग हमें ज्ञात करना है। तो इसकी कैलकुलेशन हो गई कार्य का। 10वां क्वेश्चन है, करेक्ट एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है। एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, यानी उसे पिघला दिया गया और लंबाई बढ़ाई गई, कितनी, उसकी आधी लंबाई बढ़ाई गई, तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो इस नए प्रतिरोध को निकालने के लिए सूत्र है हमारा R1/R2। R1 हमारा पहला प्रतिरोध है और R2 हमारा दूसरा प्रतिरोध है, बराबर होता है L1² यानी L1 है प्रारंभिक लंबाई और L2 है बाद की लंबाई। तो R1 पहला प्रतिरोध कितना है 16, R2 हमें ज्ञात करना है अंतिम प्रतिरोध। L1 पहली लंबाई मान लिया कि L है, तो दूसरी लंबाई कितना कह रहा, उससे आधी, यानी L/2, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हमने कर दिया गया 16/R2 = L²/L²/4। ये L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 4/1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर तो R2 = 4, R2 बराबर आ जाएगा 16, इसलिए R2 बराबर हो जाएगा 16/4, 4 चाकू 16 यानी 4 ओम। यानी बाद में जो प्रतिरोध होगा वो कितना बचेगा, 4 ओम बचेगा। 16 ओम से प्रतिरोध हमारा 4 गुना नीचे कम हो जाएगा। जब लंबाई को हम आधी अगर कर देंगे तो प्रतिरोध उसका 4 गुना कम होगा, यानी लंबाई कम करेंगे तो प्रतिरोध भी कम होगा। क्यों ये L के, अगर L का मान बढ़ तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा,
कि AB के बीच जो 3 प्रतिरोध हमारे लग रहे हैं, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, चित्र से स्पष्ट है कि ये तीनों प्रतिरोध हमारे समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध हमारा होता है 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 R2 R3 की वैल्यू का लगा दें 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 यानी 3/3 कट गया यानी 1। तो R = जाएगा 1 ओम, यानी 1 ओम का AB के बीच में हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा। समझ में आ गया? ये तीनों ही हमारे समांतर क्रम में है। क्यों समांतर क्रम में? क्योंकि तीनों में अलग अलग धाराएं हमारी जो है जाएंगी, I1 I2 और I3। तो जहां पर धारा का विभाजन हो रहा हो वो समांतर क्रम होता है, और जहां पर धारा का विभाजन नहीं होता है वो श्रेणी क्रम होता है। ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, ये भी प्रतिरोध से संबंधित है। बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल धारिता में भी हो सकता है और प्रतिरोध में भी हो सकता है। AB के बीच तुल्य हमें धारिता तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। बाहर जितने भी प्रतिरोध हैं वो सब के सब हमारे 2-2 ओम के लग रहे हैं, और अंदर जितने भी प्रतिरोध हैं वो हमारे 3-3 ओम के लग रहे हैं। तो यहाँ पर A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम पीछे से शुरुआत करते हैं। मान लो यहाँ से हमने शुरू किया, तो यहाँ से जो धारा हमारी जाएगी वो धारा इस पे भी आएगी और इस पे भी आएगी, यानी यहाँ पर ये समान धारा हमारी बहेगी। इसका मतलब है कि ये और ये, यानी 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये हमारे श्रेणी क्रम में होंगे। तो ये जब हमारे श्रेणी क्रम में है तो R = होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी ये आ जाएगा 6 कूलम। ये 6 कूलम आ गया। अब अगर इतना हम बंद कर लें तो ये जो धारा इस पे यहां से धारा का विभाजन हो रहा था ये समांतर क्रम में हो जाएगा। तो इस 6 ओम के साथ में ये जो प्रतिरोध 3 ओम का लग रहा है ये समांतर क्रम में होगा। तो समांतर क्रम में 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 1 बराबर 3/6। इसका मतलब है R = 6/3 यानी 2 ओम, यानी परिणामी इतने पूरे का हमारा कितना आ गया 2 ओम। अब यहाँ पर 3 ओम के स्थान पर परिणामी हमारा हो जाएगा 2 ओम। तो फिर अगर इसको हम इतने को हटा दें अगर, तो फिर 2 ओम 2 ओम और 2 ओम पुनः हमारा श्रेणी क्रम बनेगा, फिर ये समांतर क्रम बनेगा, फिर इसका परिणामी 2 ओम आ जाएगा। फिर इतना अगर हम हटा देंगे तो फिर 2 ओम 2 ओम 2 ओम, यानी फिर श्रेणी क्रम बन करके 6 ओम हो जाएगा, और वो 6 ओम इसके साथ समांतर क्रम में जुड़ करके 2 ओम हो जाएगा। इसका मतलब ये और ये और ये पुनः हमारे 2-2 ओम हो जाएंगे। तो तुल्य प्रतिरोध हमारा जो होगा, तुल्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा 2 + 2 + 2 यानी 6 ओम का। यानी A और B के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो हमारा 6 ओम का हो जाएगा। यानी एक कॉलम को हम हटाएं, फिर उतना ही बन जाएगा वो 2-2 ओम। इसके साथ समांतर जोड़ेंगे, फिर श्रेणी, फिर इसके साथ समांतर, फिर श्रेणी, फिर इसके साथ समांतर, और ये लास्ट में श्रेणी क्रम में जो है जुड़ के हमारा 6 ओम का। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है कि 2 मीटर लंबे 2 समांतर तार, 2 मीटर लंबे
दो समांतर तार 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों तारों में 0.4 एम्पियर की वैद्युत धारा एक ही दिशा में बह रही है। एक ही दिशा में बह रही, इसका मतलब एक प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसमें बह रही है। तो तारों की प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा? तो दो समांतर तार हैं ये, इन दोनों तारों के बीच की दूरी है 0.4 मीटर। इनमें धारा जो बह रही एक ही दिशा में बह रही 0.4 एम्पियर, इस पे भी बह रही 0.4 एम्पियर, इस पे भी बह रही है। प्रति एकांक लंबाई यानी L का मान है 1 मीटर प्रति एकांक लंबाई पर, और 2 मीटर लंबे यानी इनकी लंबाई जो है L का मान है 2 मीटर। तो प्रति एकांक लंबाई पर हमें बल का मान ज्ञात करना है। तो दो समांतर तारों के बीच में जो लगने वाला बल होता है F इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ I1 I2 L अपान R। ये सूत्र है हमारा F इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ I1 I2 L अपान R, जहां पर I1 I2 दोनों तारों की वैद्युत धाराएं हैं, L हमारी तार की लंबाई है और R इनके बीच की दूरी होती है। तो अगर ये वैल्यू में से पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷, I1 का मान है 0.4, I2 का मान भी 0.4, L का मान है 2 बट्टे R का मान है 0.4। 1.4 इस 0.4 से कट गया। क्योंकि हमें प्रति एकांक लंबाई पर बल ज्ञात करना है, तो 2 को हम अगर इधर ले आवें तो 2 दूना 4, 4 तक 16 यानी 1.60 इंटू 10⁻⁻7, 1.6 इंटू 10⁻⁻7 प्रति एकांक लंबाई पर। प्रति एकांक लंबाई पर बल निकालने के लिए L का मान हम 1 प्रयोग करेंगे, प्रति एकांक लंबाई पर निकालना है बल। तो ये मान हो जाएगा हमारा इंटू 4 दूनी 8 यानी 0.8 इंटू 10⁻⁸, 8 जीरो बढ़ा दें अगर तो 8 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन पर मीटर, ये हमारा बल का मान जो है हो जाएगा। तो प्रति एकांक मीटर पर लगने वाला जो बल होगा वो हमारा 8 × 10⁻⁻8 न्यूटन प्रति मीटर। और अगर पूरी लंबाई पर बल लगता तो पूरी लंबाई पर अगर हमें निकालना होता तो हम L का मान यहाँ पर 2 प्रयोग करते। क्योंकि पूछ रहा है प्रति एकांक लंबाई पर यानी 1 मीटर के लंबे तार पर कितना बल लगेगा, इसलिए L का मान यहाँ पर हम 1 प्रयोग करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 5.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 1.0 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है किसी वेग से, तो उस पर एक लॉरेंज बल लगता है, और वो लॉरेंज बल हमारा F इक्वल टू होता है QV B sin थीटा। क्योंकि यहाँ पर आवेश हमारा न प्रवेश करके इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, तो Q के स्थान पर हम E लेंगे, तो EVB और साइन थीटा। यहां पर E इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वेग V है, वेग हमारा वेग है 5.0 इंटू 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड।
बी चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का मान है 1.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर। थीटा हमारा कह रहा है कि 30 डिग्री है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो यह जगह 16 बचाई 80 यानी 8.0 और 19 में से 7 हमारे निकल जाएंगे तो यह आ जाएगा इंटू 10 की घाते -12 और इंटू 1 कोई मतलब नहीं। साइन 30 का मान 1/2, 2 से काट देंगे 4, यह जाएगा 4 इंटू 10⁻12। इतने न्यूटन का बल उस पर लगेगा, किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हमारा चुंबकीय क्षेत्र में किसी वेग से गति करता हुआ अगर प्रवेश करता है तो उस पर हमेशा लॉरेंज बल लगता है और लॉरेंज बल का सूत्र होता है क्यू वी वी साइन थीटा, जहां पर क्यू इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ई वी हमारा वेग है और वी है चुंबकीय क्षेत्र। ये सारी पद्धतियां, ये सब इनके जो मान है वो सब एमकेएस पद्धति में दिए हुए हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं करना है, की वजह सीजीएस में दिए होते। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी धारा लूप का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। यानी धारा लूप का क्षेत्रफल दिया हुआ है, किसी धारा लूप का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है तथा इस पे 1 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो ऐसे लूप का चुंबकीय आघूर्ण जो M इक्वल टू होता है वो होता है NIA। यहाँ पर N हमारी फेरों की संख्या, I वैद्युत धारा तथा A उसका क्षेत्रफल। तो फेरों की संख्या चूंकि 1 है 1 लगा दिया, I का मान भी 1 एम्पियर है, A का मान भी क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1। तो इसका आ जाएगा हमारा 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। M इक्वल टू NIA सूत्र से लगाएंगे। N का मान है फेरों की संख्या, I का मान है वैद्युत धारा और A का मान है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिया, वैद्युत धारा दिया है और फेरों की संख्या 1 दी हुई है। तो इस प्रकार से ये 15 क्वेश्चंस हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम भौतिक विज्ञान 2023 के पेपर के संबंध में आंकिक प्रश्नों को बता रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन बताए थे आंकिक। आज क्वेश्चन नंबर 16 से हम आंकिक प्रश्न बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि किसी स्थान पर पृथ्वी का क्षैतिज घटक H बराबर 0.3 × 10⁻⁴ -4 वेबर है तथा नति कोण 60 डिग्री है, तो ऊर्ध्व घटक तथा कुल वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। ऊर्ध्व घटक तथा कुल वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है V/H। यहाँ पर V हमें ज्ञात करना है और H हमारा दिया हुआ है क्षैतिज घटक, इसलिए V बराबर हो जाएगा H tan थीटा। H का मान अगर हम लगा दें तो 0.3 इंटू 10⁻⁴ इंटू tan 60 डिग्री कह रहा है नति कोण। ये वैल्यू अगर लगा देंगे तो 0.3 इंटू 10⁻⁴ और इंटू tan 60 का मान होता है √3, यानी आ जाएगा 0.3√3 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा V का मान आ जाएगा। अब हम अगर कुल वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं BE बराबर, तो BE बराबर होता है √H² + V²। H का मान हमने लगाया 0.3
3 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर प्लस इसका मला है 0.3√3 इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर और इसका रूट किया, ये आ जाएगा √0.09 इंटू 10⁻⁻8 प्लस इसका करेंगे तो जाएगा 0.09 यानी 0.18 9×9=27 यानी 0.27 और इंटू 10⁻⁻8 ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻8 इंटू इसको जोड़ दें अगर 9×7=16 और 2 1 3 36 इतना, तो ये हो जाएगा हमारा √6 इंटू 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कुल परिणामी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र BE बराबर होगा √h² प्लस v²। h और v की वैल्यू हमने पहले निकाल ली है और इस v की वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे और फिर कैलकुलेट कर देंगे तो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है निकल आएगी। ये कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, लेकिन पहले दिया हुआ हमारा h, पहले हम v निकालेंगे tan थीटा बराबर v/h से, जहाँ पर थीटा हमारा नतिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहे हैं कि एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर वर्ग है तथा उस पे 500 फेरे हैं। तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.1 सेकेंड में घटकर 0 हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान क्या होगा। तो जब कोई प्रेरित कुंडली होती है तो प्रेरित कुंडली में फैराडे के नियमानुसार जो हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो E बराबर होता है -n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। यहाँ पर -n डेल्टा फाई को हम B इंटू डेल्टा ए लिख सकते हैं बटे डेल्टा टी। क्योंकि क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हुआ है वो 100 सेंटीमीटर वर्ग है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो n का मान दिया है 500 फेरे, 500 हो गया, इंटू b का मान है 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर और डेल्टा ए है हमारा 100 सेंटीमीटर वर्ग। इस सेंटीमीटर को हम मीटर में बनाएंगे तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर वर्ग को हम मीटर बनाएंगे तो 10⁻⁻4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि वर्ग है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि वर्ग है तो 100 का वर्ग हमारा हो जाएगा 10,000। 10,000 को लिखेंगे 10⁻⁴। समय डेल्टा टी जो है 0.1 से लेकर के 0 तक होता है तो 0.1, तो 0.1 से कटा, ये 2 0 ये 2 0, इस -4 से जो है कट जाएंगे तो सीधे सीधे कितना आ गया 5 वोल्ट। इतना हमारा विद्युत वाहक बल जो है लगेगा। समझ में आ गया? छोटा क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन नंबर है, ये स्वप्रेरण गुणांक से संबंधित है। कह रहा कि एक प्रेरकत्व कुंडली में 0.2 सेकेंड में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है। धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है
जिससे 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी धारा जो है 0 से बढ़कर के 5 एम्पियर हो जाती और जिससे 20 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी हमें L ज्ञात करना है। दिया है E का मान दिया हुआ है, I का मान दिया हुआ है और T का मान दिया हुआ है। तो हम सूत्र उपयोग करेंगे L बराबर E अपान डेल्टा I अपान डेल्टा T। तो E की वैल्यू अगर हम पुट कर दें 20 वोल्ट, डेल्टा I की वैल्यू पुट करें 5 माइनस 0 बटे 0.2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा 20 बटे 5 और इंटू 0.2, 5 चाकू 20, 4 दूनी 8 यानी 0.8 हेनरी ये इसकी इकाई हो जाएगी। तो जो L का मान होगा यानी स्वप्रेरण गुणांक का मान जो होगा वो 0.8 हेनरी के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम स्वप्रेरण गुणांकों या अन्योन्य प्रेरण गुणांकों के क्वेश्चनों को जो है हल कर सकते हैं। तो इसका आ जाएगा 0.8 हेनरी। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है कि एक प्रेरकत्व कुंडली में 0.2 सेकेंड में धारा 0 से बढ़ करके 5 एम्पियर हो जाती है, जिससे 20 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। क्योंकि इस पे दिया हुआ है E का मान दिया हुआ है, I का मान दिया हुआ है, T का मान दिया हुआ है, इसलिए हम ये सूत्र प्रयोग करेंगे L इक्वल टू E अपान डेल्टा I अपान डेल्टा T। E है 20 वोल्ट, I का मान 5 माइनस 0, T का मान है 0.2, यह आ जाएगा 20 बटे 5 इंटू 0.2, 5 का काट दिया हमने, 5 चौको 20, 4 दूनी 8 यानी 0.8 हेनरी। ये हमारा आंसर होगा। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक से संबंधित है। कह रहा है कि जब किसी प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 5 एम्पियर की 0.001 सेकेंड में शून्य कर दिया जाता है, तो द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल 25,000 वोल्ट प्रेरित होता है। द्वितीयक कुंडली का मतलब दूसरी कुंडली। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि प्रवाहित धारा जो होती है वोल्ट के व्युत्क्रमानुपाती होती है दूसरी कुंडली में। तो M इक्वल टू हो जाएगा ES। ES का मतलब द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल बटे डेल्टा IP और बटे डेल्टा T। सूत्र वही हमारा E बटे डेल्टा I पान डेल्टा T। सिर्फ हमने यहाँ पर सफिक्स लगा दिया सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल। वहां पर ये सफिक्स नहीं लगाया जाता है क्योंकि वहां पर सिर्फ कुंडली एक ही होती है। यहाँ पर कुंडलियां दो हैं, प्राथमिक और सेकेंडरी। अब हम तीनों, चूंकि तीनों की वैल्यू दी हुई है, तीनों की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ES का मान है 25,000 वोल्ट, 25,000 वोल्ट बटे डेल्टा IP 5 कर दी जाती, 5 से धारा शून्य कर दी जाती है। तो डेल्टा IP हो गई 5 माइनस 0 बटे डेल्टा T 0.001 सेकेंड। ये आ गया हमारा 25,000 बटे 5 इंटू 0.001। 5 पचम 25, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव, तीनों जीरो हमारे निकल जाएंगे। तो 5 वोल्ट इतने हेनरी
इतने हेनरी, क्योंकि स्वप्रेरण गुणांक है, अन्योन प्रेरण इसका भी जो है मात्रक हेनरी होता है। तो इतने हेनरी का अन्योन प्रेरण गुणांक। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती बोल्डता का समीकरण, ये भी सवाल काफी अच्छा है, इसी तरीके से आई का भी होता है, ये बोल्डता का है। कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती बोल्डता का समीकरण v इक्वल टू 100√2 साइन 100 पाई टी है। विभव का वर्ग माध्य मूलमान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ये प्रत्यावर्ती धारा से प्रश्न है। तो प्रत्यावर्ती बोल्डता का समीकरण जो होता है v इक्वल टू होता है v नॉट साइन ओमेगा टी। v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर v नॉट जो है इसको हम बोलते हैं शिखर मान। हमें निकालना है वर्ग माध्य मूलमान यानी वी आर एम एस। हमें वी आर एम एस निकालना है, वर्ग माध्य मूलमान। और वी आर एम एस बराबर होता है वी नॉट बटे √2। वर्ग माध्य मूलमान जो है वो हमारा वी नॉट बटे √2 होता है, चाहे तो विभव के लिए हो और यही सूत्र हमारा धारा के लिए भी होता है। आई आर एम एस बराबर आई नॉट बटे √2। समीकरण भी हमारा ऐसे ही चलता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। धारा और विभव के, प्रत्यावर्ती धारा और विभव के दोनों समीकरण हमारे यही होते हैं। ये विभव के लिए होता है, ये धारा के लिए होता है। यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की इससे कंपेयर कर लें तो वी नॉट हमारा 100 इसके बराबर है, वी नॉट बराबर है 100√2, यानी शिखर मान हमारा इतने वोल्ट का है। इसलिए वी आर एम एस बराबर, वी आर एम एस बराबर हो जाएगा वी नॉट बटे √2। तो वी नॉट की वैल्यू लगा देंगे 100√2 बटे √2 कट जाएगा तो 100 वोल्ट। ये हमारा वर्ग माध्य मूलमान वी आर एम एस का मान आ जाएगा। अब पूछ रहा है आवृत्ति कितनी होगी साइन ओमेगा टी। इसकी अगर हम कंपेयर कर दें इस ओमेगा टी से तो ओमेगा टी बराबर है 100 पाई टी। ओमेगा को हम 2 पाई एफ इंटू टी लिख सकते हैं, 100 पाई टी। तो पाई टी हमारा कट जाएगा, इसलिए एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 100 बटे 2 यानी 50 साइकिल पर सेकेंड। ये हमारी हो जाएगी आवृत्ति, एफ का मान। तो क्वेश्चन में दो ही चीजें पूछी गई हैं, एक वर्ग माध्य मूलमान और तथा आवृत्ति। तो वर्ग माध्य मूल हमारा हो जाएगा 100 वोल्ट और आवृत्ति हो जाएगी 50 साइकिल पर सेकेंड। आवृत्ति की मात्रा तो 21 क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है कि किस आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के लिए 1 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र का धारती प्रतिघात 1 हेनरी प्रेरकत्व के प्रेरण प्रतिघात के बराबर होगा। ये भी क्वेश्चन हमारा प्रत्यावर्ती धारा से है। प्रेरण प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर होगा, मतलब ओमेगा एल इज इक्वल टू था 1/ओमेगा सी। इसको हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं और इसको धारती प्रतिघात कहते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर एल सी बराबर 1, इसलिए ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, इसलिए ओमेगा का मान लगा देगा 2 पाई एफ हो, ये जगह 1/√LC, इसलिए F इज इक्वल टू 1/2 पाई 1/√LC। ये आवृत्ति होगी। इस आवृत्ति के लिए धारती प्रतिघात
प्रेरण प्रतिघात के बराबर होगा। अब यहाँ पर L है प्रेरकत्व का मान, C है हमारी धारिता, इसी को हम अनुनादी आवृत्ति भी कहते हैं। अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति, यानी जब ये कंडीशन होती है कि प्रेरण प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर होता है तो सर्किट में अनुनादी आवृत्ति हमारी उत्पन्न होती है। और ये अनुनादी आवृत्ति F का मान होगा 1/2 पाई 1/√L और C। यहाँ पर L और C के मान दिए हुए हैं तो F = 1/2 पाई 1/√। L का मान दिया 1 हेनरी और इसका दिया हुआ मान इंटू 1 × 10⁻⁻6 फैरड हो गया। ये आ जाएगा 1/2 पाई इंटू इसका वर्गमूल आ जाएगा 1/10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ पाई हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर हम हल कर लें तो 10 × 100/2 पाई काट दें तो 5, यानी 500/पाई मान लगा दें अगर हम पाई का, 500 × 22/7 तो 22/22 नीचे रहेगा और इंटू 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक कट पीट करके आ जाएगा 154.24 हर्ट्ज, 24 हर्ट्ज। इतनी आवृत्ति हमारी जो है हो जाएगी। इस आवृत्ति को हम अनुनादी आवृत्ति भी कहेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जाता है अक्सर करके। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि धारती प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात तो बराबर होता है तो F का मान क्या होगा। धारती प्रतिघात ये है हमारा ω_L, ये ω_C ये धारती प्रतिघात है, इसको हम प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं। प्रेरण प्रतिघात ओमेगा यानी ये XL से डिनोट किया जाता है, इसको हम XC से डिनोट करते हैं। ये भी सवाल हमारा जो है प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित है। चित्र में दिया हुआ है जो प्रेरकत्व लगा है वो 50 मिली हेनरी का है, धारिता जो लगी वो 0.2 माइक्रोफैरड है और प्रतिरोध जो लगा हुआ है वो 100 ओम है। विभव का समीकरण V = 30 sin 1000t। कह रहा है कि संलग्न परिपथ में प्रेरकीय प्रतिघात एवं धारती प्रतिघात की गणना कीजिए, यानी XL और XC हमें ज्ञात करना है। फिर कह रहा स्रोत की आवृत्ति को कितना कर दिया जाए। अभी स्रोत की आवृत्ति जो है उससे कह रहा कितना कर दिया जाए कि दोनों प्रतिघातों के मान बराबर हो जाएं, तब परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी। देखो पहले हम XL निकालते धार प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात XL बराबर होता है ω/L। ओमेगा का मतलब है 2πfL। तो यहाँ पर 2πfL यानी F की वैल्यू हमें पहले निकालनी पड़ेगी। तो F की वैल्यू इससे हम निकाल लेते हैं। V = V0 sin ओमेगा × T से, तो ओमेगा × T = 1000t, इसलिए ये T कट गया। ओमेगा का मतलब 2πf = 1000, इसलिए F = आ जाएगी 1000/2π, यानी 500/π साइकिल/सेकंड। ये हमारी इसकी आवृत्ति आ गई। ये वैल्यू अगर यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे तो 2π
और एफ की वैल्यू हमने लगा दी 500 बटे पाई इंटू एल का मान लगा दिया 50 मिली हेनरी। इसको हम हेनरी में चेंज कर दें तो 10⁻³ मिली हेनरी से मीटर में चेंज हो गया। ये पाई इस पाई से कट जाएगा, आ जाएगा 5 दूनी 10 यानी 100 और 500, तो ये हो जाएगा 2 जीरो और इंटू 10⁻³ यानी 50 वोल्ट। 50 वोल्ट हमारा जो है ये आ जाएगा, 3 जीरो निकल जाएंगे इसके। ये तो धारती प्रेरण प्रतिघात हो गया। अब हम धारती प्रतिघात देखेंगे। धारती प्रतिघात XC बराबर 1/ωc 1/ω यानी 2πfc। तो 1/2π इंटू एफ का मान लगा 500 बटे पाई, सी का मान है 0.2 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफैरड। तो पाई से पाई कट गया, 500 दूना 1000, एक अंक इससे निकल जाएगा, 100 बचेगा 1/100 इंटू 10⁻⁻6, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 400 1 मिनट में, 5 दूनी 10, 1000, 1 जीरो इससे निकला तो 0.2 आ गया, 2 जीरो और इससे निकाल लें तो 1/2 इंटू 10⁻⁻4 बचेगा। ये ऊपर जाएगा 10⁻⁴ बटे 2 यानी ये आ जाएगा हमारा 5 गुणे 10⁻³ इतने वोल्ट, 5 गुणे 10⁻³ यानी कुल मिलाकर के 50,000 वोल्ट। तो ये वोल्ट हमारा है 50 वोल्ट और ये हमारा 5000 वोल्ट आया। अब कह रहा है कि धारा F का मान कितने गुना कर दिया जाए। अगर F का मान हम 10 गुना कर देंगे ज़्यादा तो हमारा धारती प्रतिघात इस प्रेरण प्रतिघात के जो है बराबर हो जाएगा। धारती प्रतिघात प्रेरण प्रतिघात के बराबर होगा। आवृत्ति का मान 10 गुना कर देने पर XL बराबर XC के जो है हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसका प्रेरण प्रतिघात, प्रतिबाधा इसकी कितनी होगी। बराबर हो जाएगा √XL का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर। इतने वोल्ट की हमारी जो है प्रतिबाधा हो जाएगी। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 50 का वर्ग कर देंगे, 500 का वर्ग कर देंगे, ऐड करके वर्गमूल निकालेंगे तो इतनी हमारी जो है प्रतिबाधा इसकी होगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा पूरा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगी XL यानी 50 माइनस 50,000 का होल स्क्वायर और प्लस R यानी 100 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के ये आ जाएगी हमारी जो है 100 ओम। ये 100 ओम हमारी जो है आ जाएगी वैल्यू कैलकुलेट होकर के। तो इस प्रकार से प्रतिघात, प्रतिबाधा और कितनी आवृत्ति हो जाएगी पूरा क्वेश्चन हमारा है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बड़े नंबर में, इतनी सारी चीजें पूछी जाएंगी तो बड़े अंकों में पूछी जाएंगी।
ये सवाल जो है ट्रायोड वाल्व से संबंधित है और ट्रायोड शायद तुम्हारे सिलेबस से जो है हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी देख लो। करें एक ट्रायोड जिसका प्रवर्धन गुणांक 70 है और अन्यून चालकता 1600 ओम है, 1.1 मेगा ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में संबंधित किया जाता है। यदि निवेशी परिपथ में 1 वोल्ट वर्ग माध्य मूल का विद्युत वाहक बल लगाया जाए तो लोड में उत्पन्न पावर का मान कितना होगा? तो लोड में उत्पन्न पावर का मान हमारा क्या होगा? अन्योन चालकता प्लेट प्रतिरोध प्रवर्धन गुणांक में संबंध होता है, आरपी बराबर होता है म्यू पी अपान डी आर। म्यू पी प्रवर्धन गुणांक है, ये अन्योन चालकता है, ये प्लेट प्रतिरोध होती है। तो ये चीज दी हुई है, तो 70 म्यू पी 70 बटे 1600 गुणे 10 घाते -6 कैलकुलेशन किया तो ये आ गया 7 बटे 16 गुणे 10 घाते 5 ओम। ये हमारा हो गया प्लेट प्रतिरोध। ठीक, अब ए बराबर जो प्रवर्धन गुणांक है हमारा, वो ए बराबर होता है म्यू आर बटे आर पी प्लस आर। कैपिटल आर लोड प्रतिरोध है और आर पी हमारा प्लेट प्रतिरोध है। ये प्रवर्धन गुणांक है। मान हमने लगा दिया तो 70 इंटू 10 घाते 5 बटे 7 बटे 16 10 घाते 5 प्लस 10 घाते 5 10 घाते 5 10 घाते 5 हमने कॉमन लेकर के इससे काट दिया तो ये बचेगा 70 बटे 7 बटे 16 प्लस 1। इसको हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 48.7, यानी ए का मान आ गया 48.7। अब हम ए बराबर ये भी होता है ई नॉट बटे ई जी, ये है निवेशी वोल्टेज, ये है निर्गत वोल्टेज। तो ए बराबर ई नॉट बटे ई जी हमें निकालना है ई नॉट, इसलिए ई नॉट बराबर हो जाएगा ए इंटू ई जी। ए का मान है ये, ई जी का मान दिया हुआ 1 वोल्ट का वर्ग माध्य मूल मान निवेशी वोल्टेज। तो ये हो गया हमारा 48.7 वोल्ट। पावर हमारा P बराबर होता है ई नॉट स्क्वायर बटे आर, यानी V स्क्वायर बटे आर। V ही हमारा E है यहाँ पर विद्युत वाहक बल। तो ई नॉट स्क्वायर बटे आर, इसका 48.7 का वर्ग किया, आर का मान लोड प्रतिरोध है 10 घाते 5। कैलकुलेशन करेंगे तो 23.7 गुणे 10 घाते -3 वाट, इतने वाट का पावर सप्लाई जो है होगी हमारी किस पे? ट्रायोड वाल्व में। लेकिन ये क्वेश्चन शायद हटा दिया। देखो ये क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणे 10 घाते 3 वोल्ट पर त्वरित किया जाता है, यानी इतने पर उसको चलाया गया, त्वरण दिया गया, मानो विभव दिया गया। एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणे 10 घाते 3 वोल्ट पर त्वरित किया जाता है, इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो हम जब ऊर्जा निकालते हैं दोनों इकाइयों में निकाल सकते हैं, जूल में भी निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं। तो ऊर्जा जो ई होगी, ऊर्जा ई बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब निकालेंगे, पहले हम जूल में निकालते हैं ई इंटू वी। तो ई इंटू वी से हमने जब किया तो ई का मान है 1.60 इंटू 10 टू दी पावर -19, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और वी का मान हमने लगाया 15 गुणे 10 की घाते 3। तो 15 छक्का 90, 15 एक 15 और 9 24, एक अंक के बाद 0 लग गया, और इंटू 10 की घाते 19 में से 3 निकल गए, यानी -16। इतने जूल हमारी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। ये तो जूल में आएगी। अब जब इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर चेंज करेंगे तो फिर हम ई से भाग देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब हम ऊर्जा निकालेंगे तो 24 गुणे 10 की घाते -16 हमने किया,
और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से जब भाग देंगे, हम एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग देते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग हमने दिया, यानी E/E, ये फॉर्मूला है। कुल ऊर्जा में हम इलेक्ट्रॉन से भाग दे देंगे इलेक्ट्रॉन के आवेश से, तो फिर ये वैल्यू इतनी आ जाएगी, यानी 15 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ऊर्जा आ जाएगी। समझ में आ गया? जूल में कैसे निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, करक चांदी का कार्यफलन 5.26 × 10⁻⁻19 जूल है। चांदी की देहली तरंगदैर्ध्य एवं देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। हम जानते हैं जो कार्यफलन होता है ओमेगा नॉट बराबर होता है H इंटू न्यू नॉट, जहाँ की न्यू नॉट हमारी देहली आवृत्ति है, इसलिए न्यू नॉट बराबर देहली आवृत्ति बराबर हो जाएगा ओमेगा नॉट अपान एच। एच यहाँ पर प्लांक नियतांक है। ओमेगा नॉट की वैल्यू दी है 5.260 इंटू 10⁻⁻19 और H का मान होता है 6.60 इंटू 10⁻⁻34। ये प्लांक नियतांक का मान है। प्लांक नियतांक का मान 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होता है। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 5.10, नीचे बढ़ेगा, ऊपर 2 अंक की बात है, नीचे 1 अंक की बात, तो 526 बटे तो जगह 660 और पावर बचेगी 34, ऊपर जाएगी प्लस ही हो जाएगी, 19 निकल जाएंगे, तो 4 और 11 यानी 15, 10⁻15 हमारी जो है बच जाएगी प्लस की। ठीक, अब इसको हम काट पीट डालें, 2 3 6, 2 3 6 0, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 3 6, हम इसको भाग कर दें तो इतने हर्ट्ज की आवृत्ति आ जाएगी हमारी देहली आवृत्ति का। ओमेगा नॉट इक्वल टू जो होता है HC/लैम्डा नॉट, इसलिए लैम्डा नॉट बराबर हो जाएगा HC/ओमेगा नॉट। H की वैल्यू लगा दें 6.6 इंटू 10⁻⁻34। C का मान प्रकाश की चाल है 3.0 इंटू 10⁸ बटे ओमेगा नॉट की वैल्यू है 5.260 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये कैलकुलेट हो करके हमारी वैल्यू आ जाएगी एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कैसे बना दिया, -7 ये है, 3 ये हमने जोड़ दिए, -10 हो जाएंगे, तो -10 पे 1 एंगस्ट्रॉम होता है, तो ये एंगस्ट्रॉम में परिवर्तित हो जाएगी, 3763